भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है भाग 2। भारत गांधी के बाद और कारवां बनता गया। आज़ादी और राष्ट्रपिता की हत्या। मौजूदा समय में और आने वाले वक्त के लिए भी भारत से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत एक अकल्पनीय घटना होगी। यह विचार कि इसे किसी स्वदेशी सरकार या सरकारों द्वारा बदल दिया जाए एक अराजक स्वप्न है। जैसे ही आखिरी ब्रिटिश सिपाही बम्बई या कराची के बंदरगाह से रवाना होगा, हिंदुस्तान परस्पर विरोधी और धार्मिक नस्लीय समूह के लोगों की लड़ाई का एक अखाड़ा बन जाएगा। इसके साथ ही ग्रेट ब्रिटेन ने धीरे धीरे लेकिन जिस ठोस रूप से यहाँ एक शांतिप्रिय और प्रगतिशील सभ्यता की नींव रखी है, वह रातों रात समाप्त हो जाएगी। J.E. वेल्डन, कलकत्ता के पूर्व बिशप, 1915। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश सरकार जिस बात के लिए 1920 में राजी हो गई थी, उसे अगर वह सन 1900 में दे देती, या जिस बात के लिए वह 1940 में राजी हो गई थी, उसे वह 1920 में दे देती, या फिर जिस बात पर आखिरकार वह 1947 में राजी हो गई, उसे 1940 में दे देती, तो इस देश को कई बुरी दुर्घटनाओं में से होकर नहीं गुजरना पड़ता। उन मुसीबतों, नफ़रतों, हिंसा, कैद, आतंकी घटनाओं, हत्याओं, यातनाओं, गोलीबारी, कत्लेआमों और यहाँ तक कि नस्लीय नरसंहारों का 9वां-10वां हिस्सा भी यहाँ घटित नहीं होता जो इसे झेलना पड़ा। इसकी भी संभावना थी कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक और बंटवारे के बिना भी हो जाता। लियोनार्ड वुल्फ, 1967। हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नसीब हुई, लेकिन राष्ट्रभक्त भारतीयों ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस इससे 17 साल पहले ही मना लिया था। जनवरी 1930 के पहले सप्ताह में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत महीने के आखिरी रविवार को पूर्ण स्वराज के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया गया था। ऐसा महसूस किया गया कि इससे देशवासियों में राष्ट्रवादी भावना का संचार होगा और ब्रिटिश सरकार गंभीरतापूर्वक आज़ादी की मांग मानने को मजबूर होगी। यंग इंडिया में लिखे अपने एक लेख में महात्मा गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस खास दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। महात्मा ने कहा कि यह बेहतर होगा कि आज़ादी की घोषणा सारे गांवों और शहरों में एक ही साथ की जाए। यह और भी अच्छा होगा कि सभी जगहों पर इस संदर्भ में एक ही खास समय पर बैठक की जाए। गांधी जी ने सलाह दी कि इन बैठकों का समय पारंपरिक रूप से ढोल नगाड़ा पीटकर प्रचारित किया जाए। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय झंडे को फहराकर की जाए। दिन का शेष भाग रचनात्मक कार्यों को करके बिताया जाए, चाहे यह चरखा काटना हो, अछूतों की सेवा करना हो, हिंदू मुसलमानों का मिलन हो, या कोई काम करने से इनकार करना हो। ये सारे काम साथ साथ भी हो सकते हैं, यह असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोग यह शपथ लें कि आज़ादी भारतीय जनता और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाली जनता का प्राकृतिक अधिकार है, ताकि वे अपनी मेहनत के फल के खुद अधिकारी हों, और अगर कोई सरकार उनको इस हक से वंचित कर उनका दमन करती हो, तो उन्हें ये अधिकार है कि वे इसका विरोध करें और उस सत्ता को ख़त्म कर दें। जनवरी 1930 के आखिरी रविवार को आज़ादी का दिन घोषित करने के संबंधी प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया, जहां कांग्रेस अपना वार्षिक अधिवेशन कर रही थी। यही वो शहर था जहां जवाहरलाल नेहरू को
कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनका कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर चुनाव संगठन में उनके बढ़ते कद की स्वीकारोक्ति थी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म गांधी जी के जन्म के 20 साल बाद सन 1989 में हुआ था 1889 में हुआ था और उन्होंने हैरो और कैम्ब्रिज जैसे मशहूर शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई की थी। वे गांधी जी के सबसे नज़दीकी शिष्य थे। वे अत्यंत प्रतिभाशाली और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्हें विदेशी मामलों का गहरा ज्ञान था और युवाओं पर उनका एक खास असर था। अपनी आत्मकथा में नेहरू याद करते हैं कि कैसे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया और कैसे यह देशवासियों की छटपटाहट और उत्साह के रूप में बिजली की तरह हमारे सामने व्यक्त हुआ। हर जगह लोगों की भारी भीड़ बिना किसी आवाज़ या शोरगुल के शांतिपूर्वक और पूर्ण निष्ठा से आज़ादी की शपथ ले रही थी। वह दृश्य बहुत ही प्रभावशाली था और उसमें ज़रूर कोई ख़ास बात थी। अगले दिन प्रेस को जारी किए गए अपने बयान में नेहरू ने बड़े ही आदरपूर्वक पूरे देश को इस निष्ठापूर्ण और अनुशासनबद्ध प्रदर्शन के लिए बधाई संदेश दिया। गाँव और शहरों में आज़ादी के प्रति अपने इस उत्साह को प्रदर्शित करने की होड़ लग गई। कलकत्ता और बम्बई में इस अवसर पर लोगों की भारी भीड़ जमा हुई और छोटे शहरों में भी खासी तादाद में लोग जुटे। सन 1930 के बाद से हर एक साल कांग्रेसी मानसिकता वाले भारतीय 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। हालांकि जब अंग्रेज़ों ने आखिरकार उपमहाद्वीप को छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के दिन के रूप में चुना। इस दिन का चुनाव वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने किया क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की दूसरी बरसी थी। माउंटबेटन और सत्ता के नए दावेदार अब और देरी नहीं करना चाहते थे। वे अगले दिन 1948 की 26 जनवरी तक का इंतज़ार नहीं करना चाहते थे। यूँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो उसी खास दिन सत्ता हस्तांतरण होते देखना जरूर पसंद करते। तो इस तरह से मुल्क को एक ऐसे दिन आज़ादी मिली जो साम्राज्यवादी गौरव के अनुकूल था, न कि राष्ट्रवादी भावना के। ब्रिटिश राज और आज़ाद भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस का औपचारिक समारोह आधी रात से थोड़ा पहले ही शुरू हुआ। ज्योतिषियों ने कहा कि 15 अगस्त का दिन आज़ादी हासिल करने के लिए शुभ दिन नहीं है। इस तरह ये तय किया गया कि स्वतंत्रता दिवस को 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के समारोह को 14 अगस्त को ही शुरू कर दिया जाए, जिसके तहत संविधान सभा की एक विशेष बैठक हो। संविधान सभा भारतीय प्रतिनिधियों की एक सभा थी जो नया संविधान बनाने का काम कर रही थी। यह समारोह एक ऊंचे गुंबद वाले सभाकक्ष में हुआ जो पूर्ववर्ती ब्रिटिश राज के दौरान विधान परिषद के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता था। उस कक्ष में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई और उसमें जगह जगह झंडे लगाए गए। कुछ झंडों को उन तस्वीरों के फोरम के भीतर भी रख दिया गया जिनमें पिछले सप्ताह तक ब्रिटिश वायसरॉय की तस्वीरें हुआ करती थीं। समारोह की शुरुआत रात 11 बजे हुई और सबसे शुरू में वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद 2 मिनट का मौन उन लोगों की याद में रखा गया जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारत में या भारत से बाहर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। समारोह के आखिर में देश की महिलाओं की तरफ से राष्ट्रीय झंडा प्रस्तुत किया गया। वंदे मातरम और ध्वज प्रस्तुतिकरण के बीच भाषण का दौर चला। उस रात बोलने वाले 3 मुख्य वक्ता थे। इनमें से एक थे चौधरी खालिकुज्जमा, जिन्हें हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए चुना गया था। उन्होंने बाकायदा घोषणा की कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग
इस नए आज़ाद मुल्क के प्रति अपनी वफादारी निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी वक्ता के तौर पर दर्शन शास्त्र के मशहूर ज्ञाता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को चुना गया, जो एक प्रसिद्ध वक्ता भी थे। राधाकृष्णन ने पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बीच सामंजस्य के बिंदु खोजने की दिशा में काफ़ी काम किया। उन्होंने उचित ही अंग्रेज़ों के राजनीतिक साहस और दूरदर्शिता की तारीफ की, जिन्होंने इतिहास के इस मोड़ पर भारत छोड़ने का फैसला किया। जबकि डच अभी इंडोनेशिया पर कब्जा जमाए बैठे थे और फ्रांसीसी ने भी अभी भी हिंद चीन को आज़ादी नहीं दी थी। हालांकि इस समारोह के में आकर्षण के केंद्र बिंदु आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनका भाषण भावनाओं और अलंकार से भरपूर था और तब से आज तक उनके उस भाषण का उद्धरण बड़े पैमाने पर दिया जाता रहा है। नेहरू ने कहा, मध्यरात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद के आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आज़ादी के वातावरण में अपनी आँख खोल रहा है। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में बहुत ही कम प्रकट होता है, जब हम पुराने युग से नए युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक देश की बहुत दिनों से दबाई गई आत्मा अचानक अपनी अभिव्यक्ति पा लेती है। यह भाषण काउंसिल हॉल में दिया गया। हॉल के बाहर सड़कों पर लोग जश्न में डूबे हुए थे। एक अमेरिकन पत्रकार ने लिखा, सड़कों पर लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। हिंदू, मुसलमान और सिख सभी आज़ादी का जश्न साथ साथ मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह साल नए साल की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का नज़ारा हो। भीड़ सिर्फ नेहरू को देखना चाहती थी। वह जब तक लोगों के सामने आते, उत्साहित भीड़ ने पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और सीधे विधान पालिका भवन की तरफ बढ़ी। आखिरकार विधानसभा के मजबूत दरवाजों को बंद कर दिया गया ताकि अति उत्साही भीड़ सभा भवन में न घुस सके। नेहरू का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वे दूसरे रास्ते से बाहर निकले और उसके कुछ देर बाद हम लोग वहां से बाहर निकले। अमूमन हिंदुस्तान में कोई बड़ा समारोह बिना किसी अफरा तफरी के संपन्न नहीं होता। हालांकि इस समारोह के मामले में ऐसा अपेक्षाकृत कम ही हुआ। जब संविधान सभा की मध्यरात्रि के सत्र के बाद जवाहरलाल नेहरू गवर्नर जनरल को अपने मंत्रियों की सूची सौंपने गए तो उन्होंने उन्हें एक खाली लिफाफा थमा दिया। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह होने के समय तक वह खाली लिफाफा के बजाय खोया हुआ कागज का टुकड़ा वापस मिल गया था। इस सूची में प्रधानमंत्री नेहरू के अलावा 13 अन्य मंत्रियों का नाम शामिल था। इसमें कद्दावर राष्ट्रीय नेता वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और 4 अन्य युवा कांग्रेसी नेता शामिल थे। लेकिन इस सूची में उन लोगों का नाम होना जरूर खास बात थी जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। इनमें से 2 लोग कारोबारी जगत के नुमाइंदे थे तो एक सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अलावा इस सूची में 3 ऐसे लोग भी शामिल थे जो जन्मजात कांग्रेस के विरोधी रहे थे। इनमें से एक थे मद्रास के R.K. षणमुखम शेट्टी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे वित्त संबंधी मामलों के बेहतरीन जानकार थे। दूसरे इस तरह के मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कानून के मशहूर ज्ञाता थे और जाति से अछूत थे। और तीसरे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अग्रणी नेता थे और उस समय हिंदू महासभा से ताल्लुक़ रखते थे। जब कांग्रेस के नेता जेलों में बंद थे तो इन तीनों नेताओं ने अंग्रेज शासकों का सहयोग किया था। लेकिन अब जब आज़ादी मिल गई थी तो नेहरू और उनके सहयोगियों ने उस मतभिन्नता को बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक किनारे कर दिया। गांधी जी ने उन्हें पहले ही सतर्क किया था
कि आज़ादी हिंदुस्तान को मिल रही है, कांग्रेस को नहीं। गांधी जी ने उनसे कहा था कि मंत्रिमंडल के गठन में सबसे काबिल लोगों की जगह मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों न हो। आज़ाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था। इसमें पूरे देश का प्रतिनिधित्व था। इसमें शामिल होने वाले मंत्री 5 अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। मंत्रिमंडल में कुछ नास्तिक लोग भी शामिल थे और देश के सभी हिस्सों की नुमाइंदगी करते थे। इसमें एक महिला राजकुमारी अमृत कौर भी थीं, जबकि 2 अछूत माने जाने वाले समुदाय के नेता भी इसमें शामिल थे। 15 अगस्त को एजेंडे पर पहला काम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के शपथ ग्रहण का था, जो पिछली रात तक ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसरॉय थे। उस दिन का कार्यक्रम कुछ इस तरह था। सुबह 8:30 बजे गवर्नर जनरल और मंत्रियों का गवर्नमेंट हाउस में शपथ ग्रहण समारोह। सुबह 9:40 पर संविधान सभा की तरफ मंत्रियों का प्रस्थान। सुबह 9:50 संविधान सभा की ओर राजकीय यात्रा। सुबह 9:55 गवर्नर जनरल को शाही सलामी। सुबह 10:30 संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाना। सुबह 10:35 गवर्नमेंट हाउस की तरफ राजकीय यात्रा। शाम 6 बजे इंडिया गेट पर झंडोत्तोलन। शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन। शाम 7:45 पर आतिशबाजी। शाम 8:45 पर गवर्नमेंट हाउस में आधिकारिक भोज। रात 10:15 पर गवर्नमेंट हाउस में प्रीति भोज। ऐसा लगता है कि देश छोड़कर जा रहे ब्रिटिश शासकों की तरह ही भारतीय भी भव्य समारोहों में खासी दिलचस्पी लेते थे। पूरे दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सरकार और आम लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ आज़ादी का स्वागत किया। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही 300 जगहों से झंडोत्तोलन की खबरें आई। देश के कारोबारी शहर बम्बई में शहर के मेयर ने ताजमहल जैसे शानदार होटल में रात्रि भोज का आयोजन किया। हिंदुओं के धार्मिक शहर बनारस में एक मुसलमान द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। उत्तर पूर्व के पहाड़ी शहर शिलांग में गवर्नर ने एक समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें 4 नौजवानों द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इन नौजवानों में हिंदू और मुसलमान लड़के लड़कियों के 2 जोड़े थे। ऐसा प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया गया क्योंकि एक नए भारत का जन्म हो रहा था और इसका झंडा नौजवानों द्वारा ही फहराया जाना उचित था। जब 26 जनवरी 1930 को पहली बार शानदार तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो लोग औपचारिक रूप से अनुशासनबद्ध थे, जैसा नेहरू ने खुद अनुभव किया था। लेकिन जब 1947 में आज़ादी का वास्तविक दिन आया, तो लोग स्वाभाविक रूप से खुशी से झूम उठे। एक विदेशी पर्यवेक्षक ने लिखा कि शहर दर शहर प्रत्येक जगह लोगों की भारी भीड़ जश्न मना रही है। ऐसा लगता है कि लंबे समय से दबी कुंठा बाहर निकल आई हो। झुंड के झुंड लोग मिल और कारखानों के इलाकों से निकलकर सुनहरे रेत वाले समंदर के किनारे तक गए। खुशी से नाचते गाते लोगों ने उत्साहपूर्वक समारोह मनाया। लोग दशकों से जमा हुए उस गुस्से को भूल गए जो अंग्रेज साहबों की टोपी देखकर उनके मन में भड़क उठता था। देश के सबसे बड़े शहर कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस खास तरह से मनाया गया। पिछले कुछ सालों में से शहर में कपड़ों की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन आज़ादी मिलते ही इसके तमाम चिन्ह आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए। मकानों, इमारतों, कारों और साइकिलों पर हर एक जगह तिरंगा लहराने लगा। शहर की लड़कियों और बच्चों के हाथों में और यहाँ तक कि जानवरों की पीठ पर भी राष्ट्रीय झंडा टांग दिया गया। इसी बीच गवर्नमेंट हाउस में एक नया गवर्नर शपथ ले रहा था। जाहिर तौर पर इस नज़ारे से सेवानिवृत्त हो रहे गवर्नर का निजी सचिव बहुत खुश नहीं था। उसने शिकायत की, शपथ ग्रहण समारोह में साधारण कपड़े पहने हुए आम लोगों की मौजूदगी
समारोह की गरिमा के विपरीत है। रात्रिभोज के दौरान कोई भी आदमी कोट और टाई पहने हुए नहीं था। लोगों ने सिर्फ धोती और गांधी टोपी पहन रखी थी। पूर्व गवर्नर के निजी सचिव ने आगे कहा, जिस कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है उसमें तमाम अनधिकृत लोग मौजूद हैं जो इस बात का सूचक हैं कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद आने वाला वक्त कैसा होने वाला है। इंतहा तो तब हो गई जब बंगाल के सेवानिवृत्त हो रहे गवर्नर सर फ्रेडरिक ब्रोज ने कक्ष से बाहर निकलने लगे तो उन्हें भी किसी ने एक सफ़ेद गांधी टोपी पहना दी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।